अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। एक तरफ PTI रहनुमा फवाद चौधरी दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ का हाल तनवीर इलियास जैसा होगा, तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाअहली की सूरत हाल पैदा हुई तो हम इसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तल्ख सियासी हकीकत यही है कि कोई एक भी जमहूरी वज़ीर आज़म अपनी आइनी मयाद पूरी नहीं कर सका है। चाहे जब वज़ीर आज़म की इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हों तो 58(2)B और अदालती फ़ैसलों के तहत उन्हें नाअहल किया जाता रहा हो। मोहम्मद खान जुनेजो को जनरल ज़िया ने 1988 में 58(2)B के तहत फारिग किया, तो साबिक़ सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने 1990 में बेनज़ीर, 1993 में नवाज़ शरीफ, फ़ारूक लगारी ने 1996 में बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ को 1999 में जनरल मुशर्रफ के कू, ज़फ़रुल्लाह जमाली को जून 2004 में इस्तीफ़े देने पर मजबूर किया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी को 2012 और नवाज़ शरीफ को 2017 में अदालत के ज़रिए फारिग किया गया, और इमरान खान को तारीख़ में पहली मरतबा तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उनके घर की राह दिखाई गई। तारीख़ का हर तालिब इल्म अच्छी तरह जानता है कि इन तमाम वज़राए आज़म को ऐसे वक्त में फारिग किया गया जब उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अब मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो फ़िलहाल शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कशीदा नहीं हैं। अहम मामलात पर वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर नज़र आ रहे हैं, मगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम वफाकी हुकूमत पर भी बिलवास्ता असरअंदाज हो रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि पाकिस्तान में क्या कोई वज़ीर आज़म फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से खुशगवार ताल्लुकात के बावजूद भी फारिग किया जा सकता है। इसी मामले पर पहला सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, अबसार आलम और इसार राना साहिब। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए, माजी की नज़ीरें, हर वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट से कशीदा ताल्लुकात पर फारिग हुआ, क्या शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात के बावजूद भी नाअहल हो सकते हैं? ज़ैगम खान साहब। देखिए, सवाल ये है कि क्या कभी इस्टेब्लिशमेंट भी किसी की हुई है? क्या ये खुशफहमी शहबाज शरीफ साहब को होनी चाहिए? क्या वो कभी भी इमरान खान जैसे चहीते, उन जैसे हैंडसम हो सकते हैं? और अगर इमरान खान जो इतने चहीते और इतने हैंडसम थे, जब वो गैर मकबूल हुए, वो अनपॉपुलर हुए, तो फिर उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया या कौन सी उनकी मदद की? इस वक्त मेरी नज़र में शहबाज शरीफ कोई बहुत पसंद नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को। मसला ये है कि इमरान खान नापसंद है, और इमरान खान मुसलसल ऐसा तरीका अपना रहे हैं जिसकी वजह से वो मज़ीद नापसंद होते जा रहे हैं, और इस बात का फ़ायदा शहबाज शरीफ और PTI को मिल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है मेरी नज़र में PDM की तरफ और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ, वो ये है कि भाई खुद करो खुद भरो, हम तुम्हें रोक नहीं रहे लेकिन हम तुम्हारी मदद भी नहीं करेंगे। और उसकी बेहतरीन मिसाल है पंजाब में बेदरेग इलेक्शन हारे मुस्लिम लीग नवाज़ ने, RTS नहीं बैठा, हमज़ा गया, परवेज़ आया, ना अदालती दबाव डाला गया ना सियासी दबाव डाला गया। पंजाब की असम्बली परवेज़ इलाही ने तोड़ दी, कोई मदद नहीं आई। तो शहबाज शरीफ को मदद की तवक्को तो नहीं रखनी चाहिए। उनको मैदान साफ ज़रूर मिल गया है, यानी वो जो कुछ करना चाह रहे हैं उनको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन इससे अगला जो स्टेप है, जो दूसरी बात है, वो ये है कि जो अदलिया है वो भी तो एक नन्ही मुन्नी इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो भी तो ख़ुद को बादशाह गर समझती है ना। ठीक है, पीछे इस्टेब्लिशमेंट का साथ रहा है, बहुत से काम इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किए होंगे, इस्टेब्लिशमेंट ने इनकरेज किया होगा, लेकिन वो ख़ुद भी तो बादशाह गर ख़ुद को समझते हैं ना जी। तख्त ताज उल्टाते भी हैं और तख्तों ताजों पर बिठाते भी रहे हैं। ख़ास तौर पर 2009 के बाद से, इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट के बाद से, वो ख़ुद को भी एक लेजिटिमेट पावर एक्टर समझते हैं और इस्टेब्लिशमेंट का एक सतून समझते हैं। और उसमें आप देखिए किस तरीके से 63A की तशरीह करके एक जो हुकूमत साजी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट असरअंदाज हुई। तो ज़रूरी नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हों शहबाज शरीफ के, तो शहबाज शरीफ को कोई नरम गोशा सुप्रीम कोर्ट से मिले। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर भी बहुत तरीके से जा रही है, इस वक्त बहुत सी परेशानियां मौजूद हैं, लेकिन मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद भी ये देखना चाहिए कि इस वक्त किन तनाज़ात का शिकार है वो,
क्या ये एक ऐसा मौका है कि एक और वज़ीर आज़म को घर भेजा जाए, जबकि जो सुओ मोटो उन्होंने उठाए हैं उन सुओ मोटो पर ख़ुद उनका हाउस डिवाइडेड है, तकरीबन आधी सुप्रीम कोर्ट उससे इत्तफाक नहीं करती। वो ये समझती है कि हाई कोर्ट में चलता हुआ केस उठा के सुओ मोटो में यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। इससे पहले जब भी सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को घर भेजा है तो सुप्रीम कोर्ट के तौर पर भेजा है, ये ज़हन में रखिए। कभी अंदर इख्तलाफ नहीं था, कभी किसी जज ने नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। ये पहली बार होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट भेजेगी किसी वज़ीर आज़म को घर तो ये समझा जाएगा कि ये बेंच का फैसला था, उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं समझा जाएगा और ये हमारी तारीख का एक डार्क चैप्टर होगा। बिल्कुल हो सकती है। ठीक है बिल्कुल। अफसार आलम साहब, कितनी बड़ी या किस कदर बड़ी अगर ये इसी तरह से खिलाफ वर्जी जारी रहती है और माजी से हटकर कोई रवायत आप समझते हैं कायम होगी या फिर उसी तरह की कोई सियासी कुर्बानी देनी पड़ेगी? आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात की और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की बात की। आप देखें इसमें से नुकसान, और तीसरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी इस्टेब्लिशमेंट है, पार्लियामेंट की जो इस्टेब्लिशमेंट है। मिलिट्री के साथ एग्जेक्टिव का हिस्सा है मिलिट्री, लेकिन ज़्यादा डोमिनेट कर जाती है। इन तीनों इस्टेब्लिशमेंट्स में जब भी जंग होती है, हार किसकी होती है? पार्लियामेंट की। या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जीतती है या जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट जीतती है? पार्लियामेंट को या मुर्दा मिलता है एक फांसी पे लटकता हुआ, या उम्र कैद मिलती है, या जबरी जिलावतनी मिलती है, या जेलें हैं, या कोड़े हैं, या कैदे हैं, या नाअहलियाँ हैं। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए अब हुकूमत को कि जब भी आप डीले करेंगे, दरवाजे के पीछे मुकमका करेंगे असूलों पे, आइन पे, कानून पे, सीनियरिटी पे, तो फिर आपको वही नतीजा मिलेगा जो आज 8 मेंबर बेंच बना के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आपको दिया है। अब आप इस बेंच को एंजॉय करें। हुकूमत को मैं कह रहा हूँ, आपने मुकमका किया आइन पे, आपने आइन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने सीनियरिटी की, जजों की सीनियरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। आज 8 मेंबर बेंच आपके सामने बैठा है, इसको चूमे चाटें। ये कह सकता हूँ उनके जवाब में जो वो कहते हैं। अफसार साहब आप जब कह रहे हैं हुकूमत एंजॉय करे, तो ये हुकूमत की अपनी बहुत सी गलतियां नहीं रही। एक तो इलेक्शन ना होना सर, और दूसरा जब वो खुद कह रहे हैं कि हम तैयार बैठे हैं अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ नाअहल होते हैं, तो कोई चाह नहीं रही हुकूमत के कोई भेजे हमें किसी तरह से? मैं तो देखें, ये तो लास्ट रिजॉर्ट है ना कि वो तैयार बैठे हैं शहबाज शरीफ की सैकिंग के लिए या उसकी नाअहली के लिए। ये तो लास्ट रिजॉर्ट है। आइडियल सिचुएशन तो ये नहीं है ना उनके लिए। आइडियल में तो यही था ना कि अक्टूबर तक शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहते और फिर वो इलेक्शन में जाते। तो आइडियल सिचुएशन ना होने की वजह क्या है? उन्होंने जो अपने कार्ड्स खेले हैं पिछले 1 साल में, वो बहुत गलत खेले हैं और बहुत कमज़ोर हाथ के साथ खेले हैं। और दूसरी बात जहाँ जज साहब की है, उन्होंने कहा ये मेरी टीम है, आज भी मैं फुल कोर्ट नहीं बनाता, जो करना है आप लोगों ने कर लें। और ये सियासत जो शुरू हुई थी, आज उस सियासत का जो मंतकी अंजाम है ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने कार्ड जो है ना, ये उनका इख्तियार है, वो जिस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे हैं जब तक उस मुतालिक कानून साजी नहीं हो जाती। हाँ, इख्तियार है, लेकिन उस पर मुतालबा भी तो हो रहा, मुतालबा भी तो हो। नहीं, ये मैं सुओ मोटो के कानून की बात नहीं कर रहा, वो कानून साजी हो चुकी है, मैं उसकी बात ही नहीं कर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ एक मुतालबा तो है ना, उनके सामने भी कहा गया, उनकी कोर्ट में जाके कहा गया कि आप फुल कोर्ट बना दें, उन्होंने आज भी फुल कोर्ट नहीं बनाई। तो ये मैं इस बात की बात करूं कि उन्होंने अपने पत्ते शोक कर दिए हैं कि मैं कहां खड़ा हूं। ये पीडीएम के सोचने का काम है। और जहां तक एक मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी बिनती समझ लें आप, इस बेंच से जो सुप्रीम कोर्ट का आज बना है, कि वो वाकई शहबाज शरीफ को घर भेजें। मैं चाहता हूं कि शहबाज शरीफ को वो घर भेजें और तौहीन अदालत में भेजें, ताकि ये जो उन्होंने रस्म डाली हुई है ना, जो रिवाज पड़ा हुआ है हमारे यहाँ, अदलिया अगर एक कदम भी उससे पीछे हटी तो मैं समझूंगा कोई नजरिया ज़रूरत कोई आ गया है। वरना मेरी ख्वाहिश है और दुआ है और बिनती है कि वो शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत में घर भेजें। अफसार साहब ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हों और घर जाएं। शहजाद चौधरी साहब, क्या माजी ही जारी रहेगा? 1993 में वैसे नवाज शरीफ को बरतरफ किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत बहाल कर दी थी। हालात मुख्तलिफ हैं, नताइज भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। अच्छा, एक तो ये कि आपने कहा कि तारीख का हर तालिब इल्म जानता है कि कोई वज़ीर आज़म, हर वज़ीर आज़म जिसका इस्टेब्लिशमेंट से गलत रिलेशनशिप रहा या ठीक रिलेशनशिप नहीं रहा, वो उसको हटा दिया गया। डिपेंड करता है कि आपने तारीख की कौन सी किताबें पढ़ी हैं या आप क्या तारीख पढ़ाना चाहते हैं।
इसी का एक और छोटा सा पहलू, और इसमें कोई शक नहीं कि सिविल मिलिट्री हमारे यहाँ मसाइल हमेशा से साथ हैं, और ये पिछले 60 साल से तो वाकई उभर के सामने आए हैं। लेकिन 1977 में अगर PNA वो ना करती जो कि उसने किया था, तो क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वो रास्ता मिलता कि भुट्टो को हटा सकते थे? PNA के रोल को भी कभी आपने देखा किस तरीके से उसको फैसिलिटेट किया गया, किस तरीके से फौज को अंदर खींचा गया? उसके बाद 90 की दहाई पे आ जाइए, क्योंकि उसके बाद ज़िया-उल-हक का टाइम आ गया, उसने टेक ओवर कर लिया, और अब 90 की दहाई पे आ जाइए। हर वजीर आजम यानी पोलिटिकल पार्टीज जो थी, PMLN या PML और पीपल्स पार्टी, आपस में बारियां लेते रहे, एक दूसरे के पीछे पड़े। 58-2B आर्मी की पावर नहीं थी, प्रेसिडेंट की पावर थी, और प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान था और फारूक लगारी था। एक ने 2 दफ़ा असेंबली उड़ाई, एक ने 30 दफ़ा किसी और ने उड़ाई। फौज जब भी आई फैसिलिटेटर के तौर पे आई। 93 पे हमला, 93 में जो मसाइल हुए सुप्रीम कोर्ट के, वो फौज ने नहीं स्टार्ट किए थे, उनको संभालने के लिए फिर वो घुसना पड़ा। 97 में जो अटैक हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो फौज ने नहीं करवाया था। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो तारीख लानी है उसको पूरे पर्सपेक्टिव में लाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि सिविल मिलिट्री मसाइल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह ये है कि फौज जितने ताकत के साथ जो ताकत रखती है इस मुल्क के अंदर, उसके असरात हमारे हर शोबा ज़िंदगी पे पड़ते हैं। ये तो अपनी जगह पे कायम हो गया। दूसरा, शहजाद साहब मुझे जुमला कहने की इजाजत देंगे? जी फरमाइए। सर, आपने तारीख की बात की है, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ टाइम पहले की बात है, एक एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात रही उस वक्त में, तो उन्होंने मेरे सामने बैठकर इस बात को कोट किया कि हमें जो तारीख पढ़ाई गई और जो कुछ बताया गया है वो गलत पढ़ाया जा रहा है और गलत बताया गया है। मेरा ख्याल है कभी इस पर भी बात होनी चाहिए कि तारीख कितनी दुरुस्त कहाँ पढ़ाई गई और कहाँ गलत पढ़ाई गई। अगर हमारे बड़े जो कि कुर्सियों पर बैठे और ये जानते भी हैं कि तारीख गलत पढ़ाई जा रही है, फिर कभी तो इस तारीख को दुरुस्त होने की ज़रूरत है। हाँ एग्जैक्टली। और ये भी बात याद रखें कि हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुदा न खास्ता वही लेके नाजिल नहीं होता। वो सब के सब जितना पढ़ते हैं, जितना समझते हैं, जितनी बूझ रखते हैं, उस हिसाब से बात करेंगे। तो उसको छोड़ दीजिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या कोई और हो, वो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़। दूसरी बात आ जाते हैं, नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया तो क्या कहा गया? निकाला तो आसिफ खोसा ने था, निकाला तो साकिब निसार के टाइम पे था, लेकिन कहा गया जनरल बाजवा ने निकाला। जनरल बाजवा ने निकाला। हो सकता है कि उस किस्म का इम्तिजाज उस वक्त एग्जिस्ट करता हो जिसकी बुनियाद पे ये बात की गई। मुमकिन है कि ये चीज़ हुई हो ऐसे। लेकिन क्या आज के दौर में, फिर जब हम आज के दौर में आते हैं और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये सवाल उठता है कि क्या उनको, और ये कहा जाता है कि सब के सब उनके साथ तल्लुकात बहुत अच्छे हैं इस्टेब्लिशमेंट के, मैं नाम नहीं लेता इस्टेब्लिशमेंट के, तो फिर उस सूरत में तो फिर मुझे ये बताइए कि वो जो 1 या 2 या 3 या 5 जज जो हैं वो फिर किसके खिलाफ खड़े हुए हैं? कभी ये भी सोचा हमने कि हो सकता है कि वो जज जो है वो सही हो? वो हो सकता है किसी ऐसे प्रेशर के आगे खड़े हों जो कि जिसकी हमारी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, चाहे शहबाज शरीफ उसका हिस्सा बने। हो सकता है कि एक नई सुप्रीम कोर्ट की या जुडिशल तारीख लिखी जा रही हो, उसको हम क्यों नहीं अप्रिशिएट करते, उसको क्यों नहीं एक्नॉलेज करते? ये तो बाद वाला मौरख बताएगा कि असल में किस पे कितना किसका असर था। एक और चीज याद रखें, जो 2016 और 17 वाले जो जज साहिबान थे वो आज किस तरफ खड़े हैं? जो जिनके खिलाफ उन्होंने फैसले दिए, ये भी सोचिए और याद रखिए। तो शहबाज शरीफ साहब अपने किए पे जाएंगे, मेरा अपना ख्याल ये है, अपने किए पे जाएंगे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं। अगर गए तो मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान के हक में जो बेहतर है वो फैसला होना चाहिए। चले, मैं अफसार साहब आपको लूंगी। इसार साहब के बाद मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। यहाँ पे फैसिलिटेटर की भी बात की गई है, लेजिटिमेट पावर एक्टर्स की भी बात की गई है। इसार साहब, शहजाद साहब एक दूसरा रुख रख रहे हैं कि जो गलत करता है फिर उसी बिना पर वो जाता है, यानी कि कहने से मुराद ये कि जितने भी पॉलिटिकल आपके वज़ीर आज़म गए वो अपनी गलतियों की वजह से गए, किसी फैसिलिटेटर या किसी और किसी के लेजिटिमेट पावर रोल की वजह से नहीं गए। यो से कि क्या शहबाज शरीफ साहब जाएंगे अगर अच्छे रिलेशंस भी हैं तो? देखें, शहबाज शरीफ साहब मुझे नहीं लगता जाएंगे, लेकिन चूंकि अफसार भाई कह रहे हैं तो मैं तो इनके पीछे खड़ा होता हूं, तो मुझे तो लग रहा है कि वो सुबह तक चले जाएंगे, क्योंकि अफसार भाई की पेशन गोई है 100% दुरुस्त होती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ये एक ऐसा अड़ियल घोड़ा है कि ये जितना मर्जी सुबह खराम चले, सुबह खराम जितना मर्जी चले, लेकिन ये अपने सवार को कहीं ना कहीं पटकता ज़रूर है, और जितना मर्जी उसे आगे ले जाए, जितना मर्जी रेस जिता दे, कहीं ना कहीं ले जाके वो उसे ज़रूर पटक देता है। उसकी रीज़न क्या है? आपका जो सवाल है कि ताल्लुकात कशीदगी क्या है, क्या कशीदगी हो जाती है प्राइम मिनिस्टर और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी उन्हें फारिग कर देती है हमारे सवाल के मुताबिक। सबसे पहले तो ये देखें कि जितने भी हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं या हुकूमतें आई हैं, वो आई कैसे हैं?
छोड़ दें इमरान खान के ऊपर या नवाज शरीफ के ऊपर, लेकिन अगर हम गैर जानिबदाराना अंदाज में देखें तो कोई एक प्राइम मिनिस्टर बता दें जो इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के बगैर आया। कोई एक प्राइम मिनिस्टर बता दें जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा कि इसे फ़ौज लेके आई थी। मुझे एक कोई नज़ीर ऐसी दे दें। फिर आप ये देखें तो कि सर फिर ऐसा है क्यों अपने अपने रोल्स और अपने अपने स्फेयर्स में क्यों मौजूद हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। यही मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई सियासतदान अपने इक़्तिदार के लिए इस्टेब्लिशमेंट के जाके पैरों में बैठ जाता है और जब उसे इक़्तिदार मिल जाता है और वो उसके अंदर गैरत जाग के वो गर्दन अकड़ा लेता है, तो जो फिर देते हैं वो लेना भी जानते हैं, वो वापस लेना भी जानते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो आपके सवाल का अगला हिस्सा है कि क्या शहबाज शरीफ जो हैं वो भी नाअहल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो मैम एक बात बताएं कि जितने प्राइम मिनिस्टर नाअहल हुए या इस्टेब्लिशमेंट ने भेजे वो थे जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने ज़रा खड़े हो गए और उन्होंने ज़रा, इमरान खान ने कहा ये नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, नवाज शरीफ ने कहा, जुनेजो ने कहा। शहबाज शरीफ साहब ऐसा नहीं करेंगे, वो खड़े हुए थे, ये लमलेट हुए हुए। इनको इससे ज़्यादा और क्या मिलेगा कि उनके सारे मुकदमात सारे धुल गए, वो सारा कुछ जो उनके गले में पड़ सकता था। तो आपके ख्याल में नहीं जाएंगे कि कहाँ ये हो रहा था कि ये फर्द जुर्म लग गई तो वो अंदर चले जाएंगे, कहाँ अगले दिन वो वज़ीर आज़म बन गए, कहाँ पे ये हो रहा था कि ये मुकदमात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, ये फला के, ये टीटी जाली, ये वो इन पे सारे पकड़े जाएंगे। कहाँ उनकी हुकूमत आने के बाद नैब ने सारे वापस ले लिए। मैं आपके पिछले सवाल पे खड़ी हूँ, आपने कहा ये एक मुंह जोर घोड़ा है। अब घुड़सवार का कसूर है या घोड़े का कसूर है कि वो ऐसे घुड़सवार? घोड़े की तो फितरत में है, घोड़े की तो फितरत में भागना, घोड़े की तो फितरत में है कि अपना अड़ियापन दिखाना। जो सवार है वही कमजोर हो तो मैं क्या करूं? और दूसरी चीज ये कि सवार उस पे बैठते क्यों है? मैं तो आपको यही पूछ रही हूँ कि सवारी क्यों, पूरी दुनिया में क्यों सवारी? मुझे एक बार, मैं सहाफी हूं, मैं अखबार में बनाता हूँ, हम एक जुमला देते हैं हमेशा, सिविल और मिलिट्री क़यादत इकट्ठी। भाई दुनिया में कौन सी जगह मुल्क है जहां पे ये लिखा जाता है कि सिविल क़यादत और मिलिट्री क़यादत एक पेज के ऊपर है? मिलिट्री क़यादत ने तो सिविल क़यादत के पीछे ही आना है। लेकिन जब सिविल क़यादत ही मिलिट्री क़यादत के पैरों में जाके बैठेगी और उनसे विनती करेगी, तो फिर जहां से ताकत मिलती है उनके आगे आप पकड़ेंगे तो फिर वो आपको लात भी मारेंगे। चले जी, अब सार साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बात करना चाह रहा था, एक तो इसार साहब ने कहा मैंने पेशीनगोई की, मैंने पेशीनगोई नहीं की। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि अदलिया अपनी रवायत पर अमल करते हुए उनको निकाल दे। दूसरा जो बात आपने दुआ की, मैंने भी आपने कह दिया हाथ उठा के। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ भाई। वेरी गुड। अब मैं, शहजाद साहब ने एक बात की, मैं उस पर उनकी बात से इत्तेफाक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो जो उन्होंने कहा कि हो सकता है ये जजेस ऐसे हों जिन्होंने तारीख़ का धारा मोड़ना हो या बिल्कुल सही साइड पे हो, राइट साइड पे हो, ये बिल्कुल मुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं है। शहजाद साहब मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये मुमकिन है कि चंद जजेस खड़े हो गए हों कि जी हम तो अब इस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करेंगे, हम किसी का दबाव कबूल नहीं करेंगे, जो आइन और कानून कहता है वो करेंगे, ये मुमकिन है। लेकिन इसमें 3 फैक्टर्स बड़े ज़रूरी हैं। एक तो ये कि हमें माजी देखना पड़ेगा। मुझे तो इन तिलों में तेल नज़र नहीं आता क्योंकि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, लेकिन और जो फैसले आए हैं इसी मखसूस बेंच के पिछले कुछ सालों से एक पार्टी के हक़ में और एक सियासी पार्टी के ख़िलाफ़, उससे ये जो है ना बात बनती नज़र नहीं आती। लेकिन चलें, एवरी डेवल हैज़ अ फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो शहजाद साहब की बात ये ठीक हो सकती है अगर फुल कोर्ट बना दिया जाता। फुल कोर्ट बना दिया जाता तो फैसले भी शायद यही आते, लेकिन किसी को उंगली उठाने की या एतराज़ करने की गुंजाइश न रहती। मैं कुछ कह सकता हूँ? चलिए सर भाई, कॉल आपके कि ये 8 रुपये बेंच को तो एंजॉय कर लेना पहले। जम कर गए। अच्छा, जी शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? क्विकली। अच्छा, मैं सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट है। हम आमतौर पे पार्लियामेंट और हुकूमत को एक समझते हैं, ये एक नहीं है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस जो होती है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर, पार्लियामेंट हुकूमत के ऊपर चेक होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 2 चीज़ों का ध्यान करता है, फंडामेंटल राइट्स और राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। ये है स्टेटमेंट फॉर एनी सुपीरियर कोर्ट। किसी भी अदालत की जो पावर होती है वो ये होती है। तो हम आमतौर पे गलती करते हैं कि हम कहते हैं पार्लियामेंट और हुकूमत तो एक ही हुए ना, वो एक नहीं हो सकते, ना होने चाहिए, क्योंकि असल में तो पार्लियामेंट ने चेक रखना है हुकूमत के ऊपर, उसका मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं जिसके अंदर ये काम होता है। प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस जाते जाते आपसे भी एक पॉइंट, ठीक है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी होता है। जैनब साहब ऊपर ये बात तो हो गई, लेकिन हाँ
ठीक है, हिस्ट्री की बात हो रही थी जैगम साहब के क्या कुछ माजी से मुख्तलिफ हो सकता है, या आज जो लिखा जा रहा है क्या वो आने वाले दिनों का कोर्स करेक्शन कर सकता है? योर से यहाँ से कोर्स करेक्शन शुरू होनी चाहिए। हम जिस डिसफंक्शनैलिटी पे, बुहरान की जिस सतह पे पहुँचे हैं, वो एक तारीख़ी सतह है। इसके अंदर से कोई उम्मीद ढूंढना कि इस वक्त का बुहरान, इसमें कोई पॉजिटिव आस्पेक्ट है, वो बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ ये तवक्को कर सकते हैं कि इस बुहरान से सब लोग सीखेंगे। इस तरीके के इंटरनल क्राइसिस, गलतियों को तस्लीम किए बगैर हम आगे बढ़ सकेंगे, हिस्ट्री को दुरुस्त रखे बगैर हम आगे बढ़ सकेंगे, वो कोर्स करेक्शन मुमकिन हो सकेगा? आयशा साहिबा, आपने पते की बात की है। असल बात यह है कि हम बार बार एक्सपीरियंशियल लर्निंग में नाकाम हो रहे हैं। जो असल सबक इंसान सीखता है, या कौमें सीखती हैं, या इदारे सीखते हैं, वो अपने तजर्बात से सीखते हैं। हम गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं, और उसकी वजह ज़ाती मफादात भी हैं, उसकी वजह ग्रोही मफादात भी हैं, जिसकी वजह से इनकार कर रहे हैं इदारे, इनकार कर रहे हैं अफराद गलतियों से सीखने से। आप मुझे बताइए, एक डिवाइडेड जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? और हमें अच्छी तरह मालूम है कि जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं उनकी क्या तारीख़ है, उनके असूलों का क्या लेवल है, माजी में उन्होंने किस तरीके के फ़ैसले दिए हैं। सबसे बेदाग माजी, सबसे ज़्यादा एहतराम उन जजेस का है जो इस वक्त सवालात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चलाई जा रही है वो ठीक नहीं है, आप असूल वज़ा करें। इसमें कौन सी गलत बात है? और अगर सुप्रीम कोर्ट उस तरह नहीं जाती तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फाइनल आर्बाइटर बनेगी और फाइनल आर्बाइटर के तौर पर अपना रोल अदा कर सकेगी? ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ जा। गलतियां दुरुस्त किए बगैर शायद आगे बढ़ना और कोर्स करेक्शन करना आसान ना रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अदालती हुक्मदूली तो हो गई है, अब नतीजा क्या निकलेगा, गुफ्तगू रहेगी इस ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत उज़्मा की जानिब से जारी नोटिस के नुक्ता 3 में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म उदूली है। अदालती हुक्म उदूली के नताइज कानून में वाज़े और सबको मालूम है। चीफ जस्टिस ने तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर लिया है। इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से भी ज़्यादा अहम है। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया है। बुला लिया गया है जुमे को। देखना यह है कि क्या होगा चैम्बर में और क्या ये तलवार किसके सर पर गिरती है। सवाल आप सबके लिए इस तरह से, अदालती हुक्मदूली के नताइज सबको मालूम है। हुक्मदूली की सियासी कीमत किस किस को अदा करनी पड़ सकती है। ये बता दें कि गवर्नर स्टेट बैंक को भी दस्तयाब वसाइल के साथ तलब किया गया है। सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड लेकर आने का कहा गया है। शहजाद साहब, आपके ख्याल में इसकी सियासी कीमत किसे अदा करनी पड़ेगी? अभी जो पहले नोटिस गए हैं इसमें कोई सियासी शख्सियत नहीं नजर आ रही जिसको बुलाया गया हो, मगर बाकी कंसर्न लोग तलब किए गए हैं। अच्छा, ये तो देखिए कोर्ट की अपनी सोच पे है, लेकिन मुझे अंदाजा यूं लगता है कि जैसे कि शायद ये जिनको भी बुलाया गया है ये डाटा के लिए बुलाया गया कि ये लेके आए जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ताकि कोर्ट उसको स्टडी करके एक अपना ये सोच सके और देख सके कि अगर किसी ने हुक्म अदूली की है तो उसकी कोई ग्राउंड्स बनती हैं या नहीं बनती। तो जब तक उनके पास कंप्लीट डेटा नहीं आएगा कि मिसाल के तौर पे अखराजात, पैसे हैं कितने अखराजात पिछले अगर एक साल में कहाँ किए गए, मनी बिल के बाहर कितने किए गए, मनी बिल के अंदर के रह के कितने किए गए, ये तमाम चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। और मनी बिल के बगैर अप्रूव हुए पार्लियामेंट से किस किस्म के अखराजात किए गए, अगर किए गए तो पहली बात तो ये सामने बात है। ऑब्वियसली लीगल पॉइंट्स जो हैं वो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो बता देंगे और बाकी जो लोग होंगे, तो उससे उनका कोर्ट का एक तैयारी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ हाउ दे वांट टू प्रोसीड विद दिस। एक चीज़ हमें रखनी चाहिए, और मेरे ख्याल में जो डायरेक्टिव है, जो ऑर्डर है, वो बहुत ही वाज़ेह और क्लियर और मेरे ख्याल में बड़ा डेंजरस है, जिसमें ये कहा गया कि इसको आम तौर पर वो जो होता है अदालत की क्या तकरीम के लिए क्या उसे कहते हैं, वो नहीं वो हर्ट होती नजर आती है अगर, तो उससे भी ज्यादा सीरियस चीज समझा जाए इसको। इसकी जो जिम्मेदारी है वो एंटायरली एग्जीक्यूटिव पे है। 21 अरब को मूव करना फ्रॉम वन साइड टू दी अदर आप उनको दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दो डिफरेंट फंक्शन है।
आप एग्जेक्टिव और कैबिनेट का जो फंक्शन है वो पार्लियामेंट को तफवीज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने आपको एडवाइस करना है, पॉलिसी के ऊपर एडवाइस करना है और आपको लेजिस्लेशन करके देनी है। तो या तो पार्लियामेंट ये दो काम करे कि लेजिस्लेशन करे और ये काम करे, और उससे ये होगा लेजिस्लेशन से कि वो चीफ जस्टिस की ये ताकत सलब कर ले कि वो ऑर्डर नहीं दे सकता मिसाल के तौर पे। लेकिन वो फिलहाल शायद लगता है कि वो पास्ट एंड क्लोज बिजनेस हो गया। और अब आगे आ जाइए इसके ऊपर, जब आप आते हैं तो एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी, उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी डिफेंस या कोई और शायद इतने ज्यादा जिम्मेदार नहीं होंगे सिवाय इसके कि वो मवाद फराहम करेंगे, और एग्जेक्टिव जो है वो जिम्मेदार होगा। और जब एग्जेक्टिव जिम्मेदार होगा तो कैबिनेट ऑटोमेटिकली तहलील हो जाती है, जिस तरह के आजाद कश्मीर के आपने प्राइम मिनिस्टर के मामले में देखा। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अगर कोर्ट ये रास्ता लेता है, अगर कोर्ट इस तरीके से देखता है और उनको ऐसा मवाद मिलता है कि कुछ जानबूझकर हुक्म बदौली की गई, तो इस वजह से वो इस किस्म का फैसला ले सकते हैं कि तलवार हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब पे पड़े, और फिर उसकी वजह से फिर कैबिनेट ज़ाहिर डिसॉल्व होती है। घबराना इसलिए नहीं चाहिए। 2016 में क्या हुआ था, शाहिद खाकान अब्बासी आ गए। मेरी नज़र में शाहिद खाकान अब्बासी से बेहतर वज़ीर आज़म पिछले 10 सालों में 15 सालों में नहीं आया कोई यहाँ पे। तो क्या फर्क पड़ता है? सो व्हाट, हम इतनी शख्सियात के साथ क्यों बंधे हुए? कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ जाएगा तो पीएमएलएन का कोई और वज़ीर आज़म बन जाएगा। How does it matter? बिल्कुल, वैसे भी चंद माह इस पार्लियामान की मुद्दत रह गई है, मिड वस्त अगस्त तक की। ज़ैगम खान साहब, सियासी काबीना की रुखसती मुमकिन है, ये गुफ्तगू हो रही है। फवाद चौधरी साहब ने एक इंतबाह कहा जाए या सियासी बयान आज गुफ्तगू करते हुए मीडिया से उन्होंने कहा या तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वज़ीर आज़म और काबीना को जाना होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल नहीं करवा पाई तो बतौर इदारा इसका वजूद ख़त्म हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा। देखिए, उन्होंने जो कहा है उसमें कुछ बातों में तो वज़न है, लेकिन ज़ाहिर है ये एक सियासी स्टेटमेंट है। मेरे नज़दीक जो अहम बात है, ज़्यादा अहम बात है, अदालत की हुक्म अदूली से भी, अदालत की हुक्म अदूली पर तो मैं अभी बात करना चाहूँगा, वो ये है कि आईन पाकिस्तान के 50वें साल में जो चंद दिन पहले मुकम्मल हुआ, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, जिनके साथ हम खड़े होते हैं, मैं अबसार साहब की साइड पर हूँ, सिविल मिलिट्री की डिवाइड पे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, पार्लियामेंट के साथ, सियासतदानों के साथ खड़े होते हैं। 30 साल से मैं खड़ा हूँ। उन सियासी जमातों ने इस एक साल में 2 दफ़ा आइन शिकनी की। पिछले साल जब कासिम सूरी ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने और सदर आरिफ अलवी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोकने के लिए आइन को तोड़ दिया। मकसद इक़्तिदार से चिमटे रहना था। अब जब ये हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत आइन को तोड़ रही है, वाज़े लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, किस्म किस्म के बहानों के पीछे छुप रही है और आइन शिकनी कर रही है। मेरे लिए सबसे अफसोसनाक बात यह है, और इन पार्टियों से पहले मैं आइन पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, मेरा रियासत के साथ ताल्लुक़ आइन पाकिस्तान के ज़रिए से है। अब आप ज़रा देखिए ज़िम्मेदारी का तयन करने के हवाले से, तो आपका सवाल वाज़े हो जाएगा कि अदलिया ने हुक्म दिया एग्जेक्टिव को, हुकूमत को, कि आप अपनी आइनी जिम्मेदारियों के मुताबिक, आइन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि हुकूमत सूबाई हो या मरकज़ी, वो इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मदद करेगी, तमाम इदारे मदद करेंगे। और उन्होंने कहा आइन के मुताबिक आप मदद कीजिए। अब हुकूमत का सरबराह है वज़ीर आज़म, लेकिन यहाँ पे एक मसला है, वो ये है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की एक डेफिनेशन की, एक केस में जो मशहूर है मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस, उसमें तारीफ़ उन्होंने ये की कि हुकूमत पूरी काबीना का नाम है, वज़ीर आज़म अलग से कोई चीज़ नहीं है, ख़ुद से कुछ फ़ैसला नहीं कर सकता। काबीना की इज्तमाई ज़िम्मेदारी का असूल उन्होंने बना दिया कि जो भी वज़ीर आज़म फ़ैसला करेगा काबीना के साथ मिलकर करेगा, पूरी काबीना ज़िम्मेदार होगी। अब काबीना से हुकूमत ने एक फ़ैसला कराया और चालाकी क्या मारी कि उसको भेज दिया पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट अदलिया के सामने जवाबदेह नहीं है। अब पार्लियामेंट के पास जब फेंक दिया और ये कहा कि पार्लियामेंट एक मनी बिल के तौर पर उसको ट्रीट करे, अब ये वापस बात आ गई अदलिया में। अदलिया जो कुछ कर रही है, शहजाद साहब ने बड़ी ठीक वजाहत कर दी, वो यही देखना चाह रही है कि प्रेसिडेंट्स क्या हैं, क्या इस तरह की रकम जब दी जाती है तो क्या उसको मनी बिल बना के पार्लियामेंट में भेजना ज़रूरी होती है, ये वो इस्टेब्लिश करना चाहती है। लेकिन मैं फिर से एक बार एम्फेसाइज करूँगा, ये मौका नहीं है कि वज़ीर आज़मों को घर भेजा जाए, हुकूमतों को घर भेजा जाए। पाकिस्तान बहुत डिवाइडेड है इस वक्त। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा घर नहीं है जो इकट्ठे खड़ा हो।
इस बहरान को हमें बग़ैर किसी नुकसान के आगे बढ़ना होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट की रिट भी इस्टेब्लिशमेंट करनी होगी, आइन की भी रिट इस्टेब्लिशमेंट करनी होगी, लेकिन बहुत बड़े तसादुम और अनार्की से भी बचना होगा। तसादुम से बचकर आगे बढ़ना है। अफसार साहब, बात हो रही है फंड्स देने की, ये आज ही की खबर है, वफाकी वजीर की जानिब से एहसन इकबाल से तरक्याती मनसूबों के लिए 76 अरब रुपए से जायद की रकम मंजूर की गई। इसी तरह हेल्थ के मनसूबों के लिए भी कोई 3 अरब से जायद की लागत है। सीधा सीधा अदालत को ये क्यों नहीं कहते कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे, अब वहाँ पर सब कुछ मंगवा लिया गया है, तो फिर काबीना रुखसती तक मामला ले जाना चाह रहे हैं, या जो जैगम साहब बात कर रहे हैं कि उस डिवाइड की तरफ मजीद ना बढ़ा जाए, बेहतर तौर पर यही बिना नुकसान के मामला हल कर लिए जाए? जब जजेस सियासत कर रहे हो तो बिना नुकसान के मामला तय नहीं हो सकते। मेरा एक दो चीज़ों पे बुनियादी इख्तलाफ है। देखिए, ये आइन की खिलाफ वर्जी अगर हुई है ना इलेक्शन से इनकार करके 90 दिन में, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू का हामी हूँ और साफ साफ मैं कोई न्यूट्रलिटी नहीं यहाँ शो कर रहा, मेरे जो दिल में है, जो ज़मीर पे मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ पहले बुनियादी सवाल एड्रेस होना चाहिए कि सो मोटो बनता था कि नहीं बनता था। अभी फवाद चौधरी की आपने अभी एक फरमाइश सुनाई है ना, देखिएगा अदालत वो भी कर देगी। जैसे फवाद चौधरी ने फरमाइश की थी सो मोटो की और अगले दिन 2 जजेस ने तामील कर दी उसकी। तो अगर फवाद चौधरी के कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने चलना जो चल रही है, हम देख रहे हैं, तो फिर तो यही होगा। अब मुझे ये बताएं कि 90 दिन की जब बात हम बार बार करते हैं तो KP असम्बली के इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने, वहाँ आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। 90 मेंबरान कौमी असम्बली PTI ने जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उसके 90 दिन, उसके 60 दिन बाद इलेक्शन होने थे, वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। उस पर LHC ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। क्यों? LHC ने स्टैंडिंग ऑर्डर दिए डस्का केस में इलेक्शन कमीशन को, क्यों? ये आइन की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हैं। हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक बात करेंगे जो इमरान खान ने हमें लाइन पे लगा दिया। मैं ये नहीं कहता हम जानबूझ के कर रहे हैं, ये माइंड चेंजिंग गेम जो है ना, कि आप प्रोपेगेंडा इस तरह से करें कि सब उधर चल पड़े। ये आइन की खिलाफ वर्जी किधर गई? कासिम सूरी और इमरान खान ने जो आइन की खिलाफ वर्जी की और आरिफ अलवी ने जो की असेंबली डिसॉल्व करके, उसकी सजा किसको मिली है? मैं समझता हूँ मौजूदा जो आइन की खिलाफ वर्जी है, इसका जब तक बुनियादी सवाल हल नहीं होता, मैं इसको आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कहूँगा। बुनियादी सवाल क्या है कि 2 असम्बलियाँ डिसॉल्व क्यों की गई, 63A को रीराइट क्यों किया गया, और फिर ये फैसला 4-3 का या 3-2 का है, इस पर फुल कोर्ट बना के फैसला करें। वरना मैं तो नहीं मानता कि आइन की खिलाफ वर्जी है, साफ बात है। दूसरी बात मैं एक और करना चाहता हूँ कि ये जो आपने सवाल पूछा है ना कि इन्होंने, देखें जो पब्लिक सर्वेंट होता है ना, मैं 2 साल पब्लिक सर्वेंट भी रहा हूँ ना, इसलिए मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। पब्लिक सर्वेंट के कॉम्प्लेक्सेस बहुत होते हैं। वो सियासतदान की तरह एक मिल में से गुजर के, लोगों के घरों पे भीख मांग के वोट की एक प्रोसेस में से गुजर के पार्लियामेंट में पहुंच के एक अमल के तहत हुक्मरान नहीं बनता है। पब्लिक सर्वेंट ऐसा नहीं करता। पब्लिक सर्वेंट को टैक्स पेयर्स की तनख्वाह जाती है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस इतने होते हैं कि वो हुक्मरान बनना चाहता है और हुक्मरान की तरह दिखना चाहता है पब्लिक सर्वेंट होते हुए। लेकिन जाहिर है अब आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, उसकी आप आड़ लेके सब कुछ करे जा रहे हैं। यही यहाँ पे हो रहा है। मैंने उस दिन एक जिक्र किया था कि IG भी खुद बनना चाहते हैं, जजेस चीफ सेक्रेटरी भी बनना चाहते हैं, सेक्रेटरी दिफा भी बनना चाहते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी। अब वो गवर्नर स्टेट बैंक मेरे जहन से निकल गया था। मुझे मेरे वहम में भी नहीं था कि गवर्नर स्टेट बैंक भी बनना चाहते हैं। आज पता चला कि गवर्नर स्टेट बैंक भी बनना चाहते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ये बड़ी ज़रूरी बात है। वो आज गवर्नर स्टेट बैंक भी बन गए। अब वो फिर हुकूमत ले लें। और जुडिशल मार्शल लॉ क्या होता है? अब वो गवर्नर स्टेट बैंक को क्या कहेंगे, यहाँ से पैसे निकाल के इधर डाल दें, इधर से निकाल के इधर डाल दें। अगर ये काम करने हैं उन्होंने, तो फिर जो पेंडिंग केसेस हैं वहाँ पे किसी और को बिठा दें। इस तरह अगर उन्होंने हुकूमत के अंदर अगर जजेस की नीयत साफ़ है, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर उनकी नीयत साफ़ है, और शहजाद साहब ने कहा है कि हो सकता है ये जजेस तारीख में अपना नाम लिखवा जाए, मैं भी ये जानना चाहता हूं। बुलाएं आर्मी चीफ को, आज चैलेंज करता हूं आर्मी चीफ को बुलाएं कि आपने सिक्योरिटी देने से इनकार क्यों किया है। इन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को बुला लिया ना, आर्मी चीफ को भी बुलाएं। अगर नहीं बुला सकते तो फिर मैं समझता हूं कि नीयत ठीक नहीं है, और अगर नीयत ठीक है तो बुलाएं और उनसे भी पूछें इसी तरह जिससे गवर्नर स्टेट बैंक को बुला के पूछ रहे हैं। वरना वज़ीर आज़म को बुलाएं, कैबिनेट को बुलाएं, पार्लियामेंटेरियंस को बुलाएं। ये माइक्रो लेवल पे क्यों जा रहे हैं? उन सबऑर्डिनेट्स के पास क्यों जा रहे हैं? ऊपर जो बैठे हुए उनको बुलाएं ना, जिन्होंने वायलेशन की है, उनको बुला नहीं रहे गवर्नर स्टेट बैंक।
ठीक है, जो सवाल बार बार हुकूमत भी उठा रही है, इसार साहब एक बात की गई माइंड चेंजिंग प्रोपेगेंडा की, क्या पूरा मुल्क इस माइंड चेंजिंग प्रोपेगेंडा से मुतासिर हो रहा है? इदारे उसी तरफ चल पड़ते हैं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, सियासी जमातें भी उसी बात को कमेंट करना शुरू कर देती हैं जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं, तो फिर तो वो बड़े कामयाब जा रहे हैं कि बाहर बैठ के भी सब चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे हैं क्या? देखें बात यह कि फवाद चौधरी साहब का भी अफसार साहब ने भी जिक्र किया, आपने भी किया जी, और हमने कहा कि वो चूँकि सियासतदान इस तरह के बयान देते हैं, अफसार भाई ने कहा कि वो जो चाहते हैं अदालतें वो कर लेती हैं। तो अब फवाद चौधरी साहब तो नहीं चाह रहे थे कि इमरान की हुकूमत जाए, और जब ये सारा कुछ हुआ तो अदालतों ने उनके ख्वाहिशों के बरखिलाफ शहबाज शरीफ के साथ खड़ी हुई और उन्होंने उस फैसले को कलअदम 12 जजेस ने कहा सो मॉडल है। मेरी बात का अफसार भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात पूरी हो लेने दें। जो भी था तो सुप्रीम कोर्ट ही ना, कोई इंडिया से तो नहीं किसी को बुलाया हुआ था ना, हमने थे तो सुप्रीम कोर्ट के ही ना। और ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मेरी ख्वाहिशों के मुताबिक जो जज होंगे वही नेक हैं और जो दूसरे हैं वो नेक नहीं है। दूसरी बात यह कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को 3 बयानात के ऊपर फारिग किया है उन्होंने, जो सिर्फ 3 बयानात दिए। आप असेंबली में बाकायदा वो प्ले कार्ड लेके चीफ जस्टिस के खिलाफ नारे लगाते रहे हैं, आप उनके पेशेंस को आजमाते रहे, आप 72 अरब रुपए जो हैं इल्ल तल्लों पे खर्च रहे हैं अपने अरकान असेंबली को खुश करने के लिए कि वो आपकी टिकट ले लें अगले इंतखाबात के अंदर, और 22 अरब देने से आप इनकारी हैं। फिर दूसरी बात यह कि आप चाह रहे हैं कि मुझे बताएं कि क्या किसी मुल्क का वजीर दाखिला इस तरह का बयान दे सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी तो हम देख लेंगे, फिर हम भी देख लेंगे हम कितने तगड़े हैं। हम बता क्या मतलब आपने मुल्क के अंदर रियासत बनाई हुई है, या आपकी मर्जी के इदारे अगर नहीं चलेंगे, आज इस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे खड़ी हुई है, आपके सारे गुनाह धो दिए डिटर्जेंट से, तो वो ठीक है। अदालतें अगर उस फैसलों के खिलाफ ये कह रही हैं कि चोर को चोर कहा जाए तो वो गलत है। और फिर दूसरी बात यह कि अगर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर 3 बयानात के ऊपर फारिग हो सकता है तो ये ऊपर से लिखवा के लाए कि ये जो मर्जी करें, जिसके मर्जी मुंह पे कालक मल दें, जिस मर्जी इदारे को चोर डाकू कह दें। सारे जमानतों पे आए हुए लोग आज खौफ खुदा करें, जितने ये वज़रा हैं, जितने वजीर आजम समेत सब जमानतों पे हैं, और ये सब अदालत को कह रहे हैं तुम ठीक नहीं हो। ये दुनिया में कभी इस तरह की मिसाल नहीं है। की माजरत क्या दोनों तरफ जो डिवाइड है वह दोनों जानिब से ऐसे ही नहीं चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है कि मेरे हिसाब से मामला अगर मिल जाए तो ठीक है, मेरे हिसाब से ना मिले वो तो नहीं कह रहे, वो तो नहीं कह रहे। सर आप भूल गए शायद गुज़िश्ता साल जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह अदलिया के खिलाफ उस वक्त मुहिम चलाई गई, तब भी इसी तरह के ट्रेंड्स थे, इसी तरह की गालम गलोच चली थी। बिल्कुल मैं कहने से मुराद है कि तकसीम इतनी गहरी हो गई है। वो अपोजिशन थे, वो हारे हुए थे, ये जीते हुए। इनका काम हुकूमत और रियासत चलाना है, इनका काम है कि रियासती इदारों को लेके चलना है। आप हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, इदारों को इस तरह गाली देना तो किसी के भी यही मैं कह रहा हूं। और क्या पार्लियामेंट में वजीर आजम की मौजूदगी में, मेरा ख्याल से नहीं मुझे बताएं, पार्लियामेंट में वजीर आजम की मौजूदगी में आप चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐसे करके लिख के वो खड़े हो जाएं और मुजाहरे करें, ये कौन सा मौजिब मुआशरा है जिसके अंदर जमानतों पे आए हुए लोग चीफ जस्टिस को ये कहेंगे तू चोर है? और फिर अगर वो चीफ जस्टिस फिर पेशेंस का मुजाहरा कर रहा है, ये चाह रहे हैं कि वो कोई फैसला कर दें और हम अपनी जान छुड़ा के भाग जाएं, कंबल नहीं छोड़ रहा इन्हें। आज जाना चाह रहे हैं, ये घर जाना चाह रहे हैं। वजीर दाखिला का बयान सुन लेना आप कि हम तैयार हैं इस चीज के लिए, ठीक है। लेकिन आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया, उन्होंने रिएक्ट करने के बजाय फिर मामले को थोड़ा सा बढ़ाया कि हम पेशेंस के साथ, सब्र के साथ फैसला करें। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि इस तरह आप उकसा के आपकी जान छूट जाएगी, आप हो सकता है कि आपको निकाला दे दें, घर निकाला, आप चले जाएं, लेकिन जो 1 साल में आपने कालक मल दिए वो सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है जी ज़ैगम साहब, ये जो एक डिवाइड की हम बात करें, कमेंट करना चाहेंगे क्योंकि हम आखिरी इशू पे नहीं जाएंगे, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया। अगर आप में से कोई भी इनको कमेंट करना चाहे जो गुफ्तगू हो रही है। शुक्रिया आयशा साहिबा। देखिए, एक तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हम इस मसले को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लेंस से, सुप्रीम कोर्ट की ऐनक से देखें और ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट उससे कैसे डील कर रही है। मैंने पहले अर्ज़ किया, मेरे लिए ये बात कम अहम है। मेरे लिए बात ज़्यादा अहम है कि आइन बनाने वाले, आइन पे अमल दरामद कराने वाले, वो असम्बली जो आइन साज है और जो कानून साज है, क्या वो लोग खुद आइन पर अमल दरामद कर रहे हैं? एक तरफ रख दीजिए जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। सवाल ये है कि आइन के बिल्कुल मुताबिक सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी गई। पाकिस्तान एक विफाक है, सूबाई असम्बलियों को ये हक है, वज़ीर आला को ये हक है कि वो इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो असम्बली तोड़ सकता है। विफाकी है ना जी पाकिस्तान। और उसके बाद आइन में ये भी वाज़े लिखा है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन होने हैं।
भूल जाइए, फ़र्ज़ कीजिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद ही नहीं है और उसके बाद हुकूमत इलेक्शन कराने से इनकार कर देती है और बहाने लाती है। मेरा तो सवाल ये है, उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस का क्या होगा? हुक्मरानी का हक मुंतखब नुमाइंदों का है। इसका मतलब क्या हुआ जी? आपने इंडेफिनेटली गैर मुंतखब एक हुकूमत को पंजाब में और केपी में इलेक्शन का हुकूमत सौंप दी कि वो जब तक चाहें हुकूमत करते रहें। मेरे तो ये सवाल है और ये ज़्यादा अहम है मेरे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से। ठीक है, मैं बहुत माजरत चाहूंगी, वक्त खत्म हुआ। आइन बनाने वालों को आइन पर अमल दरामद की तरफ बढ़ना होगा बिना किसी अगर मगर के। आप चारों का बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।